नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचासी। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र ने शिलान्यास के शुभ अवसर पर मनाया जश्न। अपने आवास में दीपोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराई एम्बुलेंस। स्वास्थ्य की खराब एम्बुलेंस से हो रही थी परेशानी। विधानसभा में संपन्न हुई बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक के लिए गए अहम फैसले। लालकुआ में काम पर लौटा कोरोना से पीड़ित पुलिस का स्टाफ। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए थे संक्रमण का शिकार। कोतवाली में काम शुरू। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद नदियों ने लिया रौद्र रूप। डोईवाला पुल को पहुंच सकता है नुकसान। बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोविड का ग्राफ। एक दिन में 246 नए संक्रमित मरीज आए सामने। 8,254 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करती है हल्द्वानी में फॉरेस्ट रिसर्च विंग में रामायण वाटिका बनाई गई है, जिसमें रामायण में महर्षि वाल्मीकि द्वारा जिन जिन फलों का उल्लेख किया गया है उनमें से राम फल, सीता फल, लक्ष्मण फल व हनुमान फल के पौधे यहाँ रोपित किए गए हैं, जिनमें से 3 से 4 साल में फल आने लगेगा। जिन वन क्षेत्रों में भगवान राम अपने वनवास के दौरान गुजरे थे, जैसे चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा और अशोक वाटिका, उनमें वाल्मीकि द्वारा जिन औषधीय पेड़ों का वितरण किया गया था उन औषधियों के पौधे यहाँ रोपित किए गए हैं। भारत देश की संस्कृति में सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। जैवता की रक्षा करना, उसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करना और वन संरक्षण को बचाना ही वन अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य है। तो फॉरेस्ट रिसर्च बिग में रामायण वाटिका बनाई गई है, जिसमें जिस तरीके से जो राम भगवान थे जब वो वनवास के लिए जा रहे थे, जिन रास्तों से गुजरे थे, उन रास्तों को एक संस्कृति सभ्यता के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको लेकर हनुमान फल, लक्ष्मण फल, सीता फल, इन सब के पौधे लगाए गए हैं और 3 से 4 सालों के अंदर इन पौधों पे फल आने शुरू हो जाएंगे। तो वाटिका में लगेंगे राम फल और सीता फल। रामायण में जो भी अलग अलग वृक्ष प्रजातियों का विवरण आया है, उनको दोबारा से हमने एक यहाँ पे रिक्रिएट करने का प्रयास किया है। जिन वन क्षेत्रों से भगवान राम अपने वनवास के दौरान गुजरे थे, चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा और जहाँ सीता जी को रखा गया था अशोक वाटिका, तो उसको जो भी वृक्ष प्रजातियां थी वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में उसमें वर्णन किया गया था, उनको दोबारा से हमने एक तैयार करके और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो बागेश्वर के कपकोट के सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट बागेश्वर सेराघाट और रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में गिर जाती है। वही काली नदी जब बहराइच के पास से ब्रह्मा घाट में घाघरा से मिलती है तो उनके संगम से बनी नदी को पुनः सरयू भी कहा जाता है, जिसके तट पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन से ज्यादा खुशी बागेश्वर वासियों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस सरयू को अयोध्या में जाना जाता है उसका उद्गम स्थान बागेश्वर ही है। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी बागेश्वर वासियों में दिख रही है। बागेश्वर जनपद के सरयू तट पर भगवान बागनाथ मंदिर के सामने दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें बजरंग दल व बागनाथ के पुजारियों सहित स्थानीय लोगों ने लाखों दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। तो पुजारियों सहित सभी स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की, दीपोत्सव मनाया और सभी लोगों ने लाखों दिए जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो सरयू तट पर भगवान बागनाथ मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया। बता दें आपको जो सरयू घाट अब अयोध्या में है, इसकी शुरुआत होती बागेश्वर से होती, इसी को लेकर बागेश्वर वासियों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला और उन्होंने इस खुशी का जाहिर लाखों दीपक जलाकर जताया है।
पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र के तहसील मुनस्यारी, बांगापानी एवं धारचूला क्षेत्र में आई भीषण आपदा से जन व पशु हानि के साथ ही जनजीवन प्रभावित हो जाने के बाद से क्षेत्र में लगातार खोज बचाव एवं राहत कार्य जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों का संचालन करवाया। बता दें, हेलीकॉप्टर के माध्यम से तहसील बंगापानी के विभिन्न गांव में फंसे व्यक्तियों को निकाले जाने हेतु रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर द्वारा बांगापानी से घायल महिला कलावती देवी को धारचूला पहुंचाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धारचूला में उनका उपचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि तहसील मुनस्यारी, बांगापानी व धारचूला के आपदा प्रभावित क्षेत्र के सभी प्रभावित गाँवों में राहत व बचाव कार्यों के साथ ही अन्य कार्य तेजी से किए जाएं और साथ ही जो क्षति का आकलन है उसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए। आपको मैंने आगे कहीं मुनस्यारी के पहले मधुपुर में छोड़ा था, मेरे घर पे छोड़ा था। तो बाढ़ के चलते सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा की वजह से जितने भी ग्रामीण हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, वहां तक सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो जनजीवन प्रभावित हो जाने से बचाव एवं राहत कार्य अभी भी जारी है। आपदा में फंसे लोगों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री और इसी को लेकर जिलाधिकारी लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से जायजा भी ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही सभी लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। रानीखेत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक में अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर हर्ष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज हाथों में लेकर जय श्री राम के नारे भी लगाए और भारत माता जय के भी नारे का उद्घोष किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने की। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक यादगार दिन है, क्योंकि एक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है और यह देश के लिए एक गौरव की बात है। तो रानीखेत में भी एक काफी खुशी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी अयोध्या में। इसी को लेकर सभी राम भक्तों ने खुशी जाहिर की और भगवा ध्वज हाथों में लेकर जय श्री राम के नारे भी लगाकर उनका उद्घोष किया गया। तो राम मंदिर की आधारशिला पर रानीखेत के सभी लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी और मिठाइयां भी बांटी। तो सालों का इंतजार खत्म हो गया, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। 500 सालों से जिसका इंतजार था वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है, वो घड़ी अब आ चुकी है और इसी को लेकर सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। अयोध्या में कल रामलला मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था। इसी को लेकर सभी रानीखेत वासियों में खुशी की उमंग देखने को मिली और इसी दौरान उन्होंने भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के उद्घोष करते हुए नजर आए। नैनीताल में हिंदू जागरण मंच ने राम मंदिर अयोध्या में 500 वर्ष बाद श्री राम जन्मभूमि पूजन और शिलान्यास के शुभ अवसर पर जय श्री राम सेवक सभा प्रांगण में 751 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस अवसर पर हिंदू समाज को 500 वर्ष बाद मिला है, जिसमें लाखों हिंदुओं ने बलिदान और लंबा संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर भारत के नव निर्माण की शुरुआत है। भगवान राम का मंदिर पूरे विश्व को एकता और अखंडता का संदेश देगा। तो हिंदू जागरण मंच ने जश्न मनाया, दीपक जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। 751 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा कि जो 500 साल का जो इंतजार था, सदियों का जो इंतजार था, वो खत्म हो गया है और यह राम मंदिर भारत को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा और एकता और अखंडता का विश्वास भी बताया। विश्वासी करते हुए नैनीताल वासियों ने खुशी जाहिर कर दी। तो 751 दीप जलाकर
दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। हिंदू जागरण मंच ने जश्न मनाते हुए नजर आए। उन्होंने एक दूसरे को बधाइयां दी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जय श्री राम के नारे भी दिए। नैनीताल के आरू खान में रहने वाली 88 वर्षीय धनुली देवी मंगलवार को पेट दर्द के चलते नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। जांच में महिला के पेट में पानी भरा हुआ पाया गया है। पेट में पानी निकालने की सुविधा हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण महिला को हल्द्वानी हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन महिला की उम्र ज्यादा होने और कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर MS दुक्ताल ने महिला को हल्द्वानी भेजने के लिए बजाय जिला चिकित्सालय में ही महिला के पेट से अब तक 3 लीटर पानी निकालने में सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर MS दुक्ताल ने बताया कि महिला अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो 88 वर्षीय महिला के पेट में 3 लीटर पानी अब तक निकल चुका है। इसी को लेकर डॉक्टर MS दुक्ताल ने एक कामयाबी हासिल की है। लगातार एक बुजुर्ग महिला का इलाज किया जा रहा है। देखिए, जो लॉकडाउन में जो हमारे जो सीरियस पेशेंट है वो पेशेंट हमारे बाहर जा नहीं पाता वो, तो ये पेशेंट कल आई थी, तो जिसमें जो ब्लड काफ़ी कम था और पेट में पानी भरा हुआ था वो, और इनके जो ब्लड टेस्ट में उसमें बहुत सारी दिक्कत थी उसमें, और सांस फूल ली थी, तो हमने इसको पानी निकाला। और पानी निकाल के आज काफ़ी इनकी पहले से रिलीफ है, वो काफ़ी ठीक है पहले से। अब हमारी जो कोशिश रहेगी कि वो 2-4 दिन में। विधानसभा में बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक की गई, जिसमें सभी संबंधित विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत की गई। समीक्षा में विकास कार्यों से संबंधित कामों को लेकर चर्चाएं की गई। सड़कों पर भीख मांगते बच्चों और नशे के खिलाफ अभियान चलने वाले पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम फैसले बैठक में लिए गए। तो विभाग की वर्चुअल बैठक की गई, जिसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे, और जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं या जो नशे करते हैं उनके लिए एक अभियान चलाने की बात कही गई। ऐसे ही कुछ फैसले इस मीटिंग में लिए गए। देखिए, ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं या ऐसे बच्चे जो कि नशे के किसी प्रकार से भी आदी हो गए हैं, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसी हमारे पास में यदि सूचना मिलती है, उन्हें उस सूचना के आधार पर संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित SSP को सूचना भी दी जाती है। कोशिश हमारी ये रहती है कि इन बच्चों को किस तरीके से हम नशा मुक्ति केंद्र में जो है हम लोग भेज सकें। उत्तराखंड की यमुनोत्री विधानसभा से भाजपा के एक विधायक केदार सिंह रावत को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। थाना नेहरू कॉलोनी के SO नेहरू कॉलोनी दिलवर सिंह नेगी के अनुसार 2 दिन पहले विधायक के पास किसी अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि एक अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहा है। उसने अपना नाम डॉक्टर प्रमोद त्यागी बताया। विधायक ने अधिक जानकारी मांगी तो वह अनर्गल बात करने लगा। इसके बाद उसने दोबारा फोन किया और कहा कि वह अजबपुर देहरादून का रहने वाला है और विधायक को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर विधायक ने विधायक हॉस्टल में अपने निजी सहायक सूर्यपाल सिंह राणा को फोन करके इसकी पूरी जानकारी दी। SO नेहरू कॉलोनी दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि सूर्यपाल सिंह राणा की तहरीर पर डॉक्टर प्रमोद त्यागी के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर धमकी दी गई जान से मारने की, इसको लेकर बीजेपी विधायक ने पुलिस को सूचना दे दी है और धमकी देने वाले ने खुद का नाम नहीं बताया। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है, लेकिन पुलिस लगातार पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नैनीताल की भीमताल झील में 28 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची भीमताल पुलिस ने नाव की मदद से महिला के शव को झील से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि महिला मंगलवार से लापता चल रही थी, जिसके बाद आज महिला का शव भीमताल झील में मिला है। झील किनारे महिला के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से महिला की शिनाख्त कविता देवी 28 वर्ष निवासी
दरमार द्वारा हाट के रूप में कर ली गई है। थाना अध्यक्ष कैलाश जोशी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया गया है। तो एक झील के किनारे महिला का शव बरामद किया गया। भीमताल झील में शव मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने इस शव को बाहर निकाल लिया है और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैरीनाग मंदिर में विधायक मीणा गंगोला के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के साथ ही दीप जलाकर खुशी जताई और भाजपा कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। विधायक मीणा गंगोला ने कहा कि पिछले 500 वर्षों से हिंदू राम मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे थे, जो आज जाकर पूरी हो गई है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ये केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक क्षण भी है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे और जेल जाने वाले युवक विनोद पाठक को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। तो बैरीनाग में भी अयोध्या मंदिर को लेकर काफी खुशी नजर आई है। भूमि पूजन के मौके पर पूरा जिला जगमगाया। सभी ने दीपक जलाकर इस खुशी का जाहिर किया और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की। बहुत गर्व का क्षण है, बहुत गर्व का विषय है कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। सारे भारतवर्षियों में बहुत हर्ष है और मेरी सभी भाइयों बहनों से अपील है कि वो शाम को अपने घर में दिए जलाएं और अपने घर में दिवाली मनाएं और हर्ष मनाएं। धन्यवाद। गदगद हूँ, हर्षोल्लास है, क्योंकि जिसके लिए हमने इतनी यातनाएं भी सही हैं, संघर्ष किया, आज रामलला हमारे अपने उसमें विराजमान होंगे। आज शिलान्यास की इसमें मैं बहुत से गदगद हो गया हूँ। हमने जितनी यातनाएं से उस यातनाओं का आज हमें फल मिल चुका है। पर्व है जो हम हिंदुओं का 500 साल पुरानी मांग थी, वो आज पूरी हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आज ये राम मंदिर जो आज भूमि पूजन कार्यक्रम है आज सफल करवाया है। सितारगंज के श्री दुर्गा ज्योतिपीठ मंदिर में संतेश्वरी मां के 51वें प्रकाशोत्सव पर राम मंदिर भूमि को लेकर पूजन के शुभ अवसर पर 1008 दीप जलाकर खुशी मनाई गई है। इसके बाद महायज्ञ का भी आयोजन हुआ। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सारे कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए गए। कार्यक्रमों के उपरांत सभी को प्रसाद वितरित किया गया। तो राम जन्मभूमि की जो खुशी सितारगंज में भी नजर आई, जहां पर सभी लोगों ने दीपक जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जय श्री राम लिखकर दीपक के द्वारा सभी लोगों ने खुशी का इजहार किया। धूमधाम से संत संतेश्वरी मां का प्रकाशोत्सव भी मनाया गया और वही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यवस्था करी गई है। ऐसे हमारे यहाँ 51 साल से 50 साल से 51 साल है और हर वर्ष 5 दिन तक ये प्रोग्राम रहता है। 5 अगस्त मेरे पर्व है। बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रभु श्री राम जी के भूमि पूजन हुआ है और यहाँ का भी वहाँ 500 साल बाद आज समस्या का समाधान हुआ है और यहाँ माँ का 51वां साल है और उसके कारण ही आज जो है यहाँ पर श्री राम जी के 1014 दीप जलाए गए हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट
जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद तमाम नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है, जिसके कारण पुल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आसपास के क्षेत्रों की पुश्तें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं अधिशासी अभियंता के साथ तमाम अधिकारियों ने बाढ़ का निरीक्षण करने के बाद जल्द मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। लंबाई में 30 मीटर लंबाई में जो डैमेज हो गया हमारा, जो कर्टेन बना हुआ ये डैमेज हुआ है, इसके नीचे हम एरियन की कर्टेन वाल लगाएंगे, जिससे कि वो जो स्ट्रीम आती है उसको करंट को कम करके वो कटाव ना करे, वो स्काउरिंग ना करे। वहाँ पुल को कोई भी नुकसान नहीं है। पुल की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हमें कर्टेन वाल बनाना चाहिए। कोविड से पीड़ित लालकुआ कोतवाली का स्टाफ आखिरकार ठीक होकर अपने काम पर लौट ही आया। 30 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी कोविड वायरस की चपेट में आ गए थे और सभी का इलाज भी चला और कई दिनों तक कोतवाली का गेट बंद रहा। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। तमाम लोगों को कोतवाली के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में आज सारा स्टाफ ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुका है और फरियादियों की बातें भी सुनी जा रही हैं। कुछ दिनों पहले कोरोना की चपेट में करीब 30 से ज़्यादा कर्मचारी आ गए थे। ऐसे में जहाँ इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा से लेकर सिपाही, तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी थे पुलिस के, वो सभी कोरोना की चपेट में थे। किसी को क्वारंटाइन कराया गया, किसी को सुधा तिवारी अस्पताल भेजा गया, किसी को कहीं और भेजा गया। ऐसे में करीब 30 दिनों की ये पूरी जंग जीतने के बाद आखिरकार कोतवाली लालका का तमाम स्टाफ आज अपने काम में वापस आ गया है। ऐसे में आप देखना होगा कि कोरोना की चपेट में और कोई पुलिसकर्मी ना आए, जिससे क्षेत्र का माहौल और शांति व्यवस्था खराब हो। आखिरकार पूरे ही मुस्तैदी के साथ इस कोरोना की लड़ाई लड़ने के बाद सारा स्टाफ अपने काम में वापस आ गया है और जनता भी इस टाइम पे अपनी अपनी फरियादें लेके अधिकारियों कर्मचारियों को आ रही है और तमाम स्टाफ उनकी बातों को सुनकर उसका निराकरण भी कर रहा है। उमेश पंत, के न्यूज़। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस भेंट की। बता दें कि बाजपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से खराब एम्बुलेंस को बार बार सही कराकर प्रयोग में लाया जा रहा था, जिससे मरीजों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था और एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के चलते लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट कर दी है। एम्बुलेंस को यशपाल आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में आने वाले गंभीर घायल मरीजों को रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की कमी थी, जिसको लेकर लोगों को अधिक पैसा खर्च करके प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था। सरकार ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। एक यहाँ पर ज़रूरत थी एक एम्बुलेंस की, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो यहाँ की जनता है उनको असुविधा होती थी। गंभीर रोगी को बाहर ले जाने के लिए अन्य अस्पतालों में या जनपद से बाहर
उनको ले जाने में निश्चित रूप से काफ़ी कठिनाई होती थी। उन लोगों को जो रोगी हैं, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अन्यत्र ले आना पड़ता था। उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।